हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स भी लीगल चैनल में। तो आज हम बात करेंगे रेलवे कॉम्पनसेशन के बारे में। मुझे बहुत ही रिसेंटली एक मैसेज आया था जिसमें पूछा गया था कि उनके किसी जान पहचान का जो है पिताजी का एक्चुअली डेथ हो गया है रेलवे एक्सीडेंट में, और उनके पास में टिकट भी नहीं है। और उनके जो पिताजी है वो एक मजदूरी का काम करते थे। तो मुझे लगा कि अवेयरनेस की बहुत कमी है। कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि अगर टिकट नहीं है तो मुझे कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, या जो भी है, या पूरा प्रोसेस ही इसकी समझ थोड़ी-सी कम है। तो इसीलिए आज का मैं ये वीडियो बना रही हूँ जिससे पूरा जो प्रोसेस है आपका रेल कॉम्पनसेशन का, पूरा प्रोसेस उसपे समझाऊँगी। कितने टाइप के कॉम्पनसेशन होते हैं वो भी बताऊँगी। कब तक आपको ये फाइल करना होता है, कहाँ पे फाइल करना होता है, कैसे फाइल करना होता है, कहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा, ये सारी की सारी जानकारी। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि टिकट नहीं होगा तो भी क्या मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, इस सब के बारे में आज का वीडियो रहेगा। तो बिना कोई समय अगर आप करें, हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं फिनिक्स भी लीगल का रेल कॉम्पनसेशन प्रोसेस का। देखिए, जो टाइप ऑफ कॉम्पोजिशन पे हम सबसे पहले आ जाते हैं। कॉम्पोजिशन देखिए 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है इंटरिम और दूसरा मेन। इंटरिम को अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो वो अंतरिम होता है, और जो मेन अगर हम बात करें तो वो सबसे फाइनल अमाउंट जो होता है। और ये दोनों ही कॉम्पोजिशन, चाहे वो अंतरिम हो या मेन कॉम्पोजिशन, ये दोनों ही स्थिति में मिलती है। अगर आपको चोट लगी है, कोई मतलब हाथ-पाँव या कुछ उसका नुकसान हो गया है, कोई भी शारीरिक क्षति हुई है, या इवन मृत्यु भी हो गई है, तो दोनों ही स्थिति में अंतरिम भी मिलता है और मेन कॉम्पेंसेशन भी मिलता है। अंतरिम कॉम्पेंसेशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट जो ये रहता है कि तुरंत आपको दिया जाए, ताकि कोई भी तरह का मेडिकल आपको ज़रूरत पड़े उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। इवन अगर मेन कॉम्पेंसेशन में भी पहले अंतरिम का दिया जाता है। तो अगर हम कॉम्पेंसेशन की अमाउंट की अगर हम बात करते हैं, तो ये कॉम्पेंसेशन जो डेथ साथ-साथ में परमानेंट डिसेबिलिटी जो हो जाती है, मतलब परमानेंटली आदमी अपाहिज हो गया है, ये दोनों स्थिति में 8 लाख तक जा सकती है। देखिए, ये जो 8 लाख का जो अमाउंट है, ये फाइनल अमाउंट नहीं होता है। ये हर एक टाइम आपने देखा भी होगा कि जब भी कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो जाती है तो सरकार अपना एक अमाउंट निकालती है। तो लेकिन ये 8 लाख तक जा सकता है। अधिकतम 8 लाख की राशि मिल सकती है। अगर अगर चोट लग गई है तो चोट लगने की स्थिति में 7.5 लाख, 7 लाख 20,000 के करीब का कॉम्पेंसेशन रहता है। आपके जो चोट लगी है उस पे डिपेंड करता है, मतलब ये उतना मैक्सिमम तक जा सकता है। ये अमाउंट आपका 50,000 भी हो सकता है, 60,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है। मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये 7,20,000 तक जाएगा अगर आपको चोट लगी है। परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई है या डेथ हो गया, उस स्थिति में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 लाख तक जा सकता है। मतलब कॉम्पेंसेशन 2 लाख भी मिल सकता है, 5 लाख भी मिल सकता है, 6 लाख भी मिल सकता है, ठीक है? लेकिन मैक्सिमम अमाउंट्स यहाँ पे ये दिए गए हैं। अभी जो क्वांटम ऑफ कंपोजिशन, आप बोले मैडम कैसे डिसाइड होगा ये क्वांटम की कैसे मिलता है? तो इस पे सुप्रीम कोर्ट का एक जो ऑर्डर आया हुआ है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राधा यादव में, इसमें बोला गया, मैं पढ़ देती हूँ। हेल्ड दैट द लिएबिलिटी विल अक्यूर ऑन द डेट ऑफ एक्सीडेंट एंड द अमाउंट एप्लीकेबल ऑन दैट डेट विल बी द अमाउंट रिकवरेबल। Compensation will be payable as applicable on the date of the accident with interest as may be considered reasonable from time to time on the same pattern as in accident claim cases. However, if the amount so calculated is less than the amount prescribed on the date of the award of the tribunal, the claimant will be entitled to higher of the two amounts. मतलब जब क्वांटम की बात है कि कैसे डिसाइड होता है, तो ये इस स्थिति पे देता जाता है कि पहले कोई एक्सीडेंट हुआ था उस पे, इस स्थिति पे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेके चलते हैं, पहले एक रेल एक्सीडेंट हुआ, उसपे उस व्यक्ति का हाथ कट गया, है ना? तो वहाँ पे उसको कॉम्पेंसेशन कितना दिया गया? 50,000 दिया गया। तो उससे वो कंपेयर करके आपको कॉम्पेंसेशन देते हैं। कब से मिलेगा? जो दिन से आपका एक्सीडेंट हुआ, उस दिन से आपको कॉम्पेंसेशन के लिए आपका राइट मिल जाता है। अगर आपको नहीं दिया गया तो आपको इंटरेस्ट उस पे मिलेगा। जो भी कॉम्पेंसेशन मिलने वाला है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, वो आपको मिलेगा। ठीक है? साथ ही साथ में कॉम्पेंसेशन का जो अमाउंट जो डिक्लेयर किया जाता है, उस पे भी ये डिपेंड करता है, ठीक है? और ट्राइब्यूनल जो अपना अवार्ड देती है, तो उसपे जो हायर होगा, वो वाला आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये दे दिया गया है कि 2 लाख कॉम्पेंसेशन मिलेगा, है ना? हाथ या पाँव का नुकसान हुआ है तो 2 लाख का कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। अब आप ट्राइब्यूनल में चले गए हो और ट्राइब्यूनल ने उसको बढ़ाकर आपका 3 लाख कर दिया है, तो क्या आपको फिर 2 लाख अनाउंसमेंट तो 2 लाख का हुआ था? नहीं, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो हायर द अमाउंट होगा, मतलब 3 लाख जो ट्राइब्यूनल ने बोल दिया है, वो आपको अमाउंट दिया जाएगा। अगर ट्राइब्यूनल ने बोला है हाँ, आपको तो सिर्फ 1,50,000 मिलना चाहिए, लेकिन
जो क्लेम अमाउंट जो जो सरकार ने घोषित किया था वो 2 लाख था, तो वो हायर अमाउंट हो गया ना। तो व्हिचएवर इज़ द हायर अमाउंट आपको वो मिले। द क्लेमेंट विल बी एंटाइटल्ड टू द हायर ऑफ द 2 अमाउंट्स। दोनों डिक्लेरेशन में से जो बड़ा अमाउंट होगा वो आपको मिलेगा। लिमिटेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि एक्सीडेंट या डेथ होने के 1 साल के अंदर, ट्रेन एक्सीडेंट के 1 साल के अंदर में आपको केस फाइल करना पड़ता है या क्लेम का एप्लीकेशन आपको देना पड़ता है। ये चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। कौन कर सकता है? देखिए जिस जहाँ जो सी जगह पे जिसको चोट लगी है, बंदा अभी जिंदा है तो वो तो खुद जाके अपना एप्लीकेशन दे सकता है। जहाँ पे ऐसा बाध्यता हो गई है कि आदमी उठ नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता, तो उसके जो लीगल हेयर है वो जाके दे सकते हैं। सेम स्थिति जहाँ पे डेथ की हो गई है तो वहाँ पे जो सर्वाइवल है, जो लीगल हेयर है वो कर सकता है। कौन जाके फाइल कर सकता है? आप खुद भी जाके फाइल कर सकते हो या अपना कोई वकील रखकर भी, वकील के थ्रू भी आप फाइल कर सकते हो। अब हम आते हैं कहाँ पे हमें फाइल करना होगा ये क्लेम का। देखिए, चीफ कमर्शियल मैनेजर, ये नाम को ध्यान से सुन लीजिएगा। चीफ कमर्शियल मैनेजर ऑफ द रेलवे अंडर हुज जुरिसडिक्शन द एक्सीडेंट टुक प्लेस। बस जो जगह पे एक्सीडेंट हुई है, जहां पर एक्सीडेंट हुई है वहां का जो चीफ कमर्शियल मैनेजर है, सीसीएम जिसे बोलते हैं, वहां पे आपको अपना एप्लीकेशन लगाना पड़ता है। ठीक है। साथ ही साथ में और एक है कि रेलवे का एक क्लेम ट्राइब्यूनल, बाई चांस आपने वहां पे एप्लीकेशन लगाया, आपको जो अमाउंट मिला है या तो नहीं मिला, या फिर जो अमाउंट मिला है आपके हिसाब से वो बहुत कम है, तब आप कहाँ जाओगे? तब आप जाओगे रेलवे क्लेम्स ट्राइब्यूनल करके एक बना होता है, वहां पे आप जा सकते हो। ये इसका जो जुडिक्शन जो होता है, जहाँ पे एक्सीडेंट पर वहां पे हो सकता है, या फिर जहाँ पे आदमी रहता है, जो बंदा के साथ में एक्सीडेंट हुआ या डेथ हुआ, वहां पर भी अगर वहां पे ट्राइब्यूनल है तो वहां पे भी आप कर सकते हो। ठीक है। लेकिन ये रेलवे क्लेम ट्राइब्यूनल जो होता है, इसकी स्थिति बाद में आती है। पहले तो आपको चीफ कमर्शियल मैनेजर में एप्लीकेशन या फॉर्म जो भी होता है वो सबमिट करना पड़ता है। वहां से चीजें सही नहीं हुई तभी आप ये सेकंड पे आओगे। अब हम कैसे फाइल करते हैं, इसका प्रोसेस क्या है? देखिए, सेक्शन 5 अब जो रेलवे क्लेम ट्राइब्यूनल प्रोसेस का जो रूल है 1989, उसके तहत में फॉर्म 1 2 3 4 5 बहुत तरह के फॉर्म नंबर्स होते हैं, जिसके तहत में आपको भर के देना पड़ता है। हर एक फॉर्म जो होता है वो अलग अलग चीजों के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर्म नंबर 1, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके अगर सामान घूम जाता है उसके लिए होता है। जो फॉर्म 2 जो होता है, ये इंजुरी और डेथ की स्थिति में फाइल किया जाता है। ठीक है। साथ ही साथ में जब भी आप जो भी फॉर्म आप सबमिट कर रहे हो, आपको एक रिसिप्ट भी करवाना होगा। जब भी आपने फॉर्म जमा किया है, रिसिप्ट स्लिप इन फॉर्म 4, जो भी फॉर्म आपने डाला, फॉर्म 1, फॉर्म 2 या फॉर्म 3 जो भी, उसके साथ में फॉर्म 4 वो एक तरह का रिसिप्ट होता है कि हाँ, मैंने फॉर्म दिया है कॉम्पोजिशन के लिए, तो उसके रिसिप्ट आपको लेना अत्यंत आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर आप आगे ट्रिब्यूनल में जाना है तो आपको रिसिप्ट लगाकर ही आपको जाना होगा। अब बात आ जाती है, जैसे मैंने कहा कि फॉर्म 2 जो होता है वो डेथ और इंजरी के लिए होता है, और ये फॉर्म आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में ही अवेलेबल है। कहाँ पे मिलेगा ये फॉर्म आपको? ये फॉर्म आपको मिलेगा जो मैंने वेबसाइट डाला हुआ है, यहाँ पे आप जा सकते हो। ये इंडियन रेलवे का वेबसाइट है, और यहाँ पे जो मैंने लिंक डाला है इसको आप कॉपी पेस्ट करो या एज इट इज उसको ये कर दो, लिख दो। यहाँ पर आपको सारे फॉर्म्स मिल जाएंगे, आराम से उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। ये हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। बहुत ही बहुत सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है। जब मैं पढ़ रही थी, हिंदी का भी पढ़ रही थी और इंग्लिश का पढ़ रही थी, इट इज़ वेरी सिंपल। अगर आप थोड़े से भी पढ़े लिखे इंसान हो, तो आप आराम से इसको भर सकते हो। कोई ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है। सब वो डेट माँग रहे हैं, कब इंसिडेंट हुआ, बस जो चीज़ आप बोल सकते हो, लिख सकते हो, वही चीज़ इसमें दिया गया। मतलब बहुत ही सिंपल है, जो एक आम आदमी खुद भर सकता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो या थोड़े भी पढ़े लिखे नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में किसी पढ़े लिखे इंसान से भरवाइए, या आपको लगता है कि ये तो कोर्ट कचहरी होने का चांसेस है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास टिकट नहीं है, वो आदमी बिना टिकट के ट्रेवल कर रहा था, ऐसी स्थिति में मामला थोड़ा सा कानूनी हो जाता है, कानूनी पेचकश ज्यादा बढ़ जाता है, तो आप कोई वकील की मदद से भी आप कर सकते हो। अदरवाइज ऑल्सो भी आप खुद भी कर सकते हो। मैं आगे ये भी बताने वाली हूँ कि टिकट नहीं है उस स्थिति पे भी क्या कानून आया है, वो भी मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए आगे जाते हैं। तो चलिए अभी हम बात करते हैं इंटरिम रिलीफ की। अंतरिम रिलीफ जो होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो जो अंतरिम रिलीफ जो आ जाता है वो अंडर सेक्शन 126 ऑफ रेलवेज एक्ट के तहत में ये आ जाता है। इसमें आपको जो सेक्शन 125 है जो रेलवे एक्ट, उसके तहत में आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ता है। ठीक है। इस एप्लीकेशन के साथ में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा। इस एप्लीकेशन के साथ में आपको लगेंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अगर डेथ हो गई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगेगी, नहीं तो आपको मेडिकल रिपोर्ट लगाना पड़ेगा। साथ ही साथ में आपको कॉपी ऑफ एफआईआर भी लगानी पड़ेगी, चाहे वो डेथ की हो या फिर इंजरी हो, वो भी आपको लगाना पड़ेगा।
साथ ही साथ में अगर डेथ हो गई है ऐसे सिचुएशन में, जो लीगल हेयर है, जो मतलब उसका जो ये हो जाता है, मतलब कानूनी जैसे फॉर एग्जांपल अगर हस्बैंड का डेथ हो गया तो उसकी वाइफ उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो जाती है, लीगल हेयर हो जाती है। तो वो आपको एक सर्टिफिकेट जो होता है वो भी साथ में लगाना ज़रूरी हो जाता है इन केस ऑफ डेथ। तो ये साथ ही साथ में डॉक्यूमेंट टिकट का, अगर टिकट है तो भी सही, अगर टिकट नहीं भी है तो भी आपको डिटेल्स तो देना ही पड़ेगा कि वो कौन से बोगी में थे, कौन से सीट में बैठे हुए थे, ताकि एक जेन्युइननेस, मतलब ऐसा नहीं हो कि कोई भी आ गया वहां पर, बस लगे कि हाँ ये डब्बे पे तो इतने लोग मरे थे, जिसमें ये आदमी भी बैठा हुआ था, मतलब एक जेन्युइननेस, अगर वो अपना तरफ से कुछ इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं तो वो निकल के आना चाहिए कि हाँ ये चीज है, एक डिटेल देना बहुत जरूरी हो जाता है। आपके पास में ट्रैवल टिकट नंबर दीजिए, पास नंबर है तो पास का नंबर वगैरह देना होता है। अब बात आती है कि ये आप कहाँ पे फाइल करोगे इंट्रीम का। देखिए इंट्रीम का आप फाइल करोगे चीफ कमिश्नर मैनेजर सीसीएम के ऑफिस में ही आप फाइल करोगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर सीसीएम ऑफिस से आपने फाइल किया उसके 15 दिन के अंदर में आपको इंट्रीम कॉम्पोजिशन, मतलब अंतरिम कॉम्पोजिशन जो है वो मुआवजा जो है वो मिलना होता है। अगर 15 दिन के अंदर आपको नहीं मिलता है तब आप जाएंगे डिप्टी सीसीएम के ऑफिस में, अगर वहां से नहीं होता तब आप ट्राइब्यूनल में जाएंगे। तो आई होप आपको ये चीज बहुत क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे कि अगर टिकट नहीं है, ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। देखिए अगर टिकट नहीं है तब भी सुप्रीम कोर्ट ने दो उनके बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। वो है कम्युकाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2023 का ही है, एकदम लेटेस्ट है। दूसरा यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रीना देवी, ये 2019 का है। इन दोनों ही जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो सेक्शन 124 ए ऑफ रेलवेज एक्ट है और रेलवेज एक्सीडेंट एंड अनटूवर्ड इंसिडेंट कॉम्पोजिशन रूल्स 1990 उसके तहत में बोला है कि आपको, अगर आदमी टिकट के बिना भी ट्रैवल कर रहा है और वो रेल एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है या वो उसकी इंजरी हो जाती है, तब भी रेलवे का कर्तव्य बनता है कि वो उसको कॉम्पनसेशन देगा। किन स्थिति में रेलवे कॉम्पनसेशन नहीं देगा? अगर वो आदमी सुसाइड करता है, अटेम्प्ट टू सुसाइड करता है, या खुद को चोट पहुंचाता है, या कोई क्रिमिनल एक्ट वहां पे कर रहा है, या कोई ऐसा काम कर रहा है जिसपे शराब पी पा के वो कर रहा है, इंटॉक्सिटी में कर रहा है, पी के कर रहा है जिसकी वजह से उसको चोट लग गई है या फिर मृत्यु हो गई है, या फिर कोई नेचुरल कॉज से हार्ट अटैक हो गया है, या कोई भी ऐसी बीमारी थी उसकी वजह से अगर उसकी डेथ हो गई है, जिसमें मतलब रेलवे एक्सीडेंट का कोई हाथ नहीं है, तो वहां पे आपको कॉम्पनसेशन देने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा अगर कोई भी आपके डब्बे में है और उसी वक्त ट्रेन का एक्सीडेंट होता है तो रेलवे का जिम्मेदारी बन जाता है कि रेलवे उसको कॉम्पनसेशन देगा, और ये इस दोनों जजमेंट में बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया है। तो व्यूअर्स, आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल फिनिक्स विद लीगल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।